गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम केवीएफ 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है विच वन इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है, आपको वो ऑप्शन बताना है। पहला लिखा है इन्वेंट्री इन रिलेशन टू वर्किंग कैपिटल हैज सिमिलर प्रोपोर्शंस ओवर अ बिजनेस साइकिल। एक व्यापार चक्र होता है, बिजनेस साइकिल कह दो या तो ट्रेड साइकिल बोल दो। कह रहा ट्रेड साइकिल में या बिजनेस साइकिल में जो वर्किंग कैपिटल है वो इन्वेंट्री के समान अनुपात में होती है। कह रहा है कि जितना वर्किंग कैपिटल होगा उतना ही इन्वेंट्री रहेगा। ये कंडीशन गलत है, क्योंकि आप ये समझो, अगर कोई सिचुएशन ऐसी आती है कि डिमांड बहुत ज्यादा होती है लेकिन आपके पास सप्लाई लिमिटेड है, तो आप ज्यादा पैसा डाल के भी डिमांड बढ़ा नहीं सकते हो, तो ये गलत हो जाता है। फिर आगे लिखा है सेकेंड पॉइंट में, generally a large number of items of inventory claim a large proportion of total value of all inventories। ये क्वेश्चन कह रहा है, जो सेकेंड पॉइंट इसमें लिखा है कि डिमांड अगर अधिक है, सेकेंड पॉइंट में डिमांड अगर अधिक होगी तो क्या प्राइस भी अधिक होगा। ये तो गलत होता है। डिमांड किसी चीज की अधिक होती है तो मतलब प्राइस उसका कम होता है, और जब प्राइस अधिक होता है तब उस टाइम डिमांड कम होती है। क्योंकि जनरली क्या देखा जाता है कि जब हमारा डिमांड ज्यादा होती है, इन्वेंट्री ज्यादा होती है, तो उसके प्राइस कम हो जाते हैं। तो ये इसमें गलत लिखा हुआ है। थर्ड में लिखा है लार्जर द सेफ्टी स्टॉक अ फर्म कीप्स ग्रेटर इज इट स्कोप फॉर स्पेकुलेशन ऑन इन्वेंट्री। सेफली स्टॉक, पहले तो ये वर्ड देखो क्या होता है। सेफली स्टॉक का मतलब होता है कि हम जब कुछ सामान बचा कर रखें, जैसे हमारे यहाँ पर वेजिटेबल मसाले बनते हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि अगर बाई चांस कभी हमारी मशीन खराब हो जाए तो उसके लिए हम पहले से इतना स्टॉक रखते हैं कि हमारी डिमांड पर सप्लाई पर कोई फर्क ना पड़े। इसी को बोलते हैं सेफली स्टॉक। तो कह रहा है इसमें सट्टे की संभावना बढ़ जाती है। सट्टा का मतलब होता है कि स्पेकुलेशन, कोई सट्टा कब लगाता है जब उससे ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन आप ये था, जब मशीन खराब हो गई है, आपके पास स्टॉक तो लिमिटेड है, आपने इसलिए वो रखा है अलग से स्टॉक बचा के कि अगर कभी कोई चीज प्रॉब्लम पड़ जाए तो हमारे पास इतना स्टॉक हो कि हम कुछ दिन मैनेज कर सकें जब तक मशीन भी ठीक हो जाए। तो सट्टे की तो बात आती नहीं है इसमें कि बहुत प्रॉफिट होगा, उल्टा हमको नुकसान ही है। तो ये भी आंसर गलत हो गया। फोर्थ पॉइंट देखिए, लिखा है द पॉइंट एट विच द स्लोप ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट कर्व आर इक्वल बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन डिटरमाइन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कह रहा है ऐसे पॉइंट को मुझे बताना है जहाँ पे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों एक जगह पे मिलती हैं लेकिन उल्टी होती हैं। तो देखो ये उल्टी तो बनी है, ये भी उल्टी बनी है, मतलब ऐसा बना हुआ है, ये ऐसा बना हुआ है। तो जरा ये देखो, ये ऑर्डर कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इस पॉइंट पे मिल रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं, ईओक्यू। ये पॉइंट हो गया, तो इसका आंसर फोर्थ सही है, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मुझे बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इन लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग डिसबर्समेंट। किसी समापक के अंतिम लेखा विवरण में निम्नलिखित संवितरण का सही क्रम होगा। जब कोई पार्टनर बैंकरप्ट होता है उस कंडीशन में पहले वो अपने लीगल एक्सपेंस पे करता है, या जो भी फर्म के लीगल एक्सपेंसेस हो गए तो लीगल एक्सपेंस पे करता है। दूसरे पे वो अपनी पर्सनल लायबिलिटी पे करता है। तीसरे पे वो फर्म की लायबिलिटी पे करता है। चौथे पे वो अदर पार्टनर की लायबिलिटी पे करता है। पांचवें पे फिर वो कुछ नहीं करता है। चार ही पॉइंट है। तो पहले यहाँ पे लिखा है देखो लीगल एक्सपेंस, तो पहला हो गया लीगल एक्सपेंस पे करेगा। फिर दूसरा हो गया, यहाँ लिखा है लिक्विडेटर रेमुनरेशन। इसका मतलब होता है समापक का पारिश्रमिक। जब कोई चीज खत्म हो जाती है तो उसकी जो मेहनताना होता है उसको पहले दे दिया जाता है। तो लीगल एक्सपेंस के बाद हो जाएगा लिक्विडेटर रेमुनरेशन हो जाएगा। फिर थर्ड में लिखा है प्रेफरेंशियल एंड ओवरराइडिंग क्रेडिटर्स ड्यू। प्रेफरेंस लिखा है, प्रेफरेंस का मतलब होता है सबसे पहले इनकी पेमेंट करना। देखो लीगल एक्सपेंस हो गए, पर्सनल इसमें दिया नहीं था, तो फर्म की लायबिलिटी, तो ये भी प्रेफरेंशियल भी फर्म की लायबिलिटी है, तो प्रेफरेंशियल की पेमेंट की जाएगी। इसके बाद लिखा है डी पॉइंट में ड्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड विद फ्लोटिंग चार्जेस। जो सिक्योर है उनकी पेमेंट करना पहले, ठीक है, क्योंकि सिक्योर की पहले पेमेंट करते हैं, बाद में फिर अनसिक्योर होती है। चौथे पॉइंट में लिखा है ड्यू ऑफ डिबेंचर होल्डर सिक्योर्ड विद फ्लोटिंग चार्जेस। तो फ्लोटिंग चार्जेस का मतलब होता है चल प्रभार। फ्लोटिंग चार्जेस ऐसे चार्जेस होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, तो फिर फ्लोटिंग चार्जेस की पेमेंट की जाएगी। और पांचवे में की जाएगी फिक्स चार्जेस होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, फोर नंबर। मैं एक मोटिवेशन लाइन बोलने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एवरी मॉर्निंग यू हैव टू चॉइस, कंटिन्यू टू स्लीप विद योर ड्रीम और वॉक अप एंड चेज देम।
कई लोग होते हैं जो रात के 12 बजे सोते हैं। तो जो लोग 12 बजे रात को सो रहे हैं, वो सुबह 6 बजे का अलार्म सेट करते हैं। और जब मोबाइल में अलार्म बोलता है तो फिर सोचते हैं चलो 5 मिनट और 10 मिनट और 5-10 मिनट करके वो 8 बज जाता है उनका उठते उठते। 8 बज गया। अभी सोचेंगे अरे अरे 8 बज गया, चलो ब्रश करते हैं। ब्रश करेंगे, चाय पियेंगे, तो 1 घंटा इनको लग जाएगा। और इसके बाद बज गया 9। अब 9 बजे के बाद सोचेंगे चलो थोड़ी देर मोबाइल चला लेते हैं, मन नहीं लग रहा है, तो 1 घंटा मोबाइल चला लेंगे। बज गया 10। अब देखिए दूसरे लोग हैं जो रात को 12 बजे सो रहे हैं। 12 PM नहीं होता है, क्योंकि 12 बजे डायरेक्ट AM हो जाता है, तो हमने इसलिए AM लिखा है यहाँ पे। 12 AM पे सो रहे हैं। सुबह 6 बजे का इन्होंने अलार्म लगाया हुआ है। अब जैसे ही इनको नींद लग रही है, सोच रहे हैं थोड़ी देर और, थोड़ी देर और। तो ये सोच रहे हैं चलो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं हम क्या होता है, 1 महीने ट्राई करते हैं हम। तो ये 6 बजे उठ जाते हैं, बहुत ज्यादा नींद लग रही थी, इन्होंने अपनी आंखें मींची, जाके मुंह धुला। और मुंह धुलने के बाद इन्होंने कहा नींद तो अब भी लग रही है। तो ये मोबाइल पकड़ के बैठ गए, चलो हम मोबाइल चलाते हैं। 1 घंटा ये मोबाइल ही चलाते रहे, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखते रहे। चलो 1 घंटा बर्बाद किया। हाँ, 7 बज गया। अब ये 7 बजे से फ्रेश हो रहे हैं। फ्रेश हुए, इन्होंने चाय पी, ठीक है, और थोड़ा कुछ नाश्ता खाया, तो 8 बज गया। अब 8 बज गया। अब इन्होंने सोचा चलो कि अब तो फ्रेश भी हो चुके हैं, तो 1 घंटा हम पढ़ाई कर लेते हैं। अब इन्होंने 1 घंटे पढ़ाई की, 8 बजे से लेके 9 बजे तक पढ़ाई की। अब ये 1 घंटा वो है जिसमें ये पढ़ाई कर रहे हैं, और वो 1 घंटा है जिसमें ये फ्रेश हो रहे हैं। तो 1 घंटा इनको फ्री का मिल गया। अब ये अगर 30 दिन पढ़ाई करते हैं और 30 घंटे, तो 30 घंटे में एक बड़ी से बड़ी यूनिट ये तैयार कर सकते हैं, और वो ऐसी यूनिट होगी जो ये भूलेंगे नहीं, क्योंकि सुबह की यूनिट है। अब आप जरा सोचो कि जो इंसान 8 बजे उठ रहा था, ठीक है, 6 बजे का अलार्म भरा था, 8 बजे उठ रहा था, फिर फ्रेश होकर 9 बज गया। 9 बजने के बाद फिर उसने 1 घंटे मोबाइल चलाया, 10 बज गया। 10 बजा, और वहीं पे वो इंसान 8 बजे पूरी तरीके से रेडी हो गया, और 1 घंटे पढ़ाई भी कर ली, इसके बाद भी उसके पास 1 घंटा बच गया है। अब वो 1 घंटे में हो सकता है कुछ भी कर सकता है चाहे तो इसीलिए कहते हैं कि आप थोड़ी सी रेगुलरिटी रखिए। अगर आप सुबह आपने 6 घंटे सोना है, तो 6 बजे फिर आप उठ जाइए। उठ के चाहे आपको पढ़ने का मन नहीं है तो उठ गए, मोबाइल चलाएं, लोगों मोबाइल में कुछ भी देखते रहो। कम से कम आप सो तो नहीं रहे हो, क्योंकि सोओगे तो आप 2 घंटे बर्बाद कर रहे हो। ऐसे आपने मोबाइल चला लिया और फिर फ्रेश होने चले गए, फिर थोड़ी देर पढ़ भी लिया। तो आपको एक टाइम बना कर रखना है, टाइम टेबल बहुत जरूरी होता है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा लगता है 1 घंटे में क्या हो जाएगा, लेकिन वही 1 महीने बाद 30 घंटे हो गए, तो 30 घंटे में तो बहुत कुछ हो जाता है। आगे आप कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है 103 में, एन एग्रेसिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी इज वन वेयर। तो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी 3 टाइप की होती है। एक होती है अग्रेसिव, एक होती है कंजर्वेटिव, एक होती है मॉडरेट। जो एग्रेसिव होती है वो हाई हाई रिस्क वाली होती है, रिस्क टेकिंग लेती है। और जो कंजर्वेटिव होती है ये रिस्क को अवॉइड करती है। और जो मॉडरेट होती है ये रिस्क लेती भी है और अवॉइड भी करती है। तो यहाँ पे लिखा है कि कौन सी एग्रेसिव फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है। तो इस एग्रेसिव मतलब होता है जो रिस्क लेती है। और इसमें लिखते हैं कि कुछ जो इसका पार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म फंड से लिया जाता है, और कुछ लिया जाता है शॉर्ट टर्म फंड से। तो यहाँ लिखा है देखो, पोर्शन ऑफ अ लॉन्ग टर्म फंड इज रेज्ड फ्रॉम शॉर्ट टर्म फंड, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 104 में लिखा हुआ है वेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% एंड पीवी रेशियो इज 60%, द प्रॉफिट विल बी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा सीमा, कि जिसके आगे आपको प्रॉफिट स्टार्ट होता है। और पीवी रेशियो मतलब होता है लाभ मात्रा अनुपात, कितना में लाभ हुआ। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अगर ये लाइन मानो ये हमारी है 100 की लाइन है, तो हो सकता है 30 पे हम ब्रेक इवन पॉइंट, और उसके आगे प्रॉफिट स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है, सेल्स में हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस कर देते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां तक हमको ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है। सेल मानो 100 है, ब्रेक इवन पॉइंट 30 है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 70 हो गया। वैसे ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में ऑलरेडी दिया है कि 20% है। 20% है, ये दिया हुआ है, मतलब इतना हमें प्रॉफिट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। पीवी रेशियो 60% दिया है। प्रॉफिट वॉल्यूम बताता है कि प्रॉफिट और वॉल्यूम का रेशियो क्या है। तो पीवी रेशियो इक्वल टू कितना दिया है, तो यहाँ 20, ये 70 था, यहाँ मान लो 20 है, ठीक है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो गया, 20% हो गया। पीवी रेशियो दिया है 60% है। तो पीवी रेशियो 60% कैसे होगा, प्रॉफिट वॉल्यूम बताता है। तो वॉल्यूम हमें पता ही ऑलरेडी कि 20% है, तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थी, तो 60 का 20% निकाल दो, तो आ जाएगा 12।
यही इसका आंसर हो जाएगा 12%, क्योंकि परसेंटेज में प्रॉपर याद करना है। 105 में लिखा हुआ है अ म्यूचुअल फंड इट इज टू सेट अप इन द फॉर्म ऑफ ए। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड कहते हैं भाई तुम्हारे पास बहुत पैसा है यहाँ पे लगा दो, भाई तुम्हारे पास भी बहुत पैसा है यहाँ पे लगा दो, तो यहाँ पर लगा दो वहां पे लगा दो बोलते रहते हैं, तो लोग भरोसे में लगा देते हैं। तो यही लिखा है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। बहुत ध्यान लगाना चाहिए, लोग भरोसे में लगा देते हैं वो चीज गड़बड़ होती है। तो म्यूचुअल फंड रिलेट कर रहा है ट्रस्ट से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में देखो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का इन्वेस्टमेंट होता है, फर्म से कोई मतलब नहीं होता है। तो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें वो ट्रस्ट हो जाएगा, ट्रस्ट फैक्टर, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट फैक्टर के रूप में देखा जाता है। उसमें कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट होता है, बैंकों का भी होता है, सरकारी बॉन्ड का भी होता है, इस तरीके से कई सारी चीजों का होता है इन्वेस्टमेंट। ये 106 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपने एलपीजी का नाम सुना है? ये एलपीजी एलपीजी गैस नहीं है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की जब गवर्नमेंट थी, अगर याद हो, मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई थी। उसका काम क्या था कि जो सरकारी चीजें हैं उनको थोड़ा बहुत डी इन्वेस्टमेंट किया जाए, उनमें बाहर का पैसा आए ताकि बहुत सारी जॉब क्रिएट हो। तो लिबरलाइजेशन के बारे में लिखा है यहाँ पे कि लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज नॉट टेक प्लेस विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये कह रहा है कि भारतीय उद्योग का उदारीकरण, जब हमने लिबरलाइजेशन चालू किया, उदारीकरण किया, तब जो वस्तुएं और सेवाएं थी उनमें प्रतिबंध को समाप्त किए जाने का काम नहीं किया गया। जबकि एलपीजी का काम मेन यही था कि सरकारी चीजों को प्राइवेट करना, और जो भी काम कठिन होता है, जो सामान को बनाने में प्रतिबंध होता है, तो उसमें थोड़ी बहुत छूट देना। तो यहाँ बोल रहा है कि छूट नहीं दी गई थी। भाई नहीं दी गई थी तो एलपीजी का मतलब ही क्या है? तो ये तो बिल्कुल गलत है, तो ए आंसर तो गलत हो गया। आगे लिखा है प्राइवेटाइजेशन एम टू रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर कम करना, प्राइवेट पे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना, दूसरा सही है। तीसरे में लिखा है अ ट्रूली ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी इम्प्लाइज फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर्स। अक्रॉस बॉर्डर का मतलब होता है एक देश से दूसरे देश में बड़े आसानी से सामान का आदान प्रदान होना, बिल्कुल सही है। चौथे में लिखा है लिबरलाइजेशन सिग्नल्ड एट द एंड। चौथे में लिखा है लिबरलाइजेशन सिग्नल्ड द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। तो देखो मैंने बताया कि कोई भी सामान बनाने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी, इसे भी खत्म कर दिया। तो दूसरा तीसरा चौथा तो सही है, ये इसका आंसर गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि जो सामान बनाने में गुड्स और सर्विस थी उसके लिए जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको हटाया नहीं गया। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये तो हटाया गया था, तो ये आंसर गलत हो गया, क्योंकि इसमें लिखा है कौन सा गलत है। 107 में लिखा हुआ है नेतृत्व के किस मॉडल सिद्धांत के अनुसार किसी नेता से अपेक्षा की जाती है कि वे नेतृत्व की फैली अधीनस्थ कर्मचारियों की परिपक्वता स्तर के अनुरूप हो, जो कई चरणों में चलती है और इसका एक चक्र होता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लीडरशिप, अ लीडर सपोज टू मैच हिज लीडरशिप स्टाइल विद द मैच्योरिटी लेवल ऑफ सबॉर्डिनेट्स। ये कहा है हेरफे ब्लैंकर्ड का सिचुएशनल मॉडल। तो इसे आप याद कैसे रखोगे? तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, हेर से, हेर से को हम लिख सकते हैं घर से, हेर से मतलब घर से। और ब्लैंकर्ड, ब्लैंकर्ड का मतलब होता है ब्लैंकेट दिए, ब्लैंकेट दिए, घर से ब्लैंकेट दिए, किसने दिए? तो नेता ने। नेतृत्व का मतलब होता है जो लीडर होता है उसे नेता बोलते हैं। तो ये बता रहा है कि नेतृत्व की शैली में बताया गया है कि हेरफे ब्लैंकर्ड ने क्या बताया है कि नेतृत्व के सिद्धांत के अनुसार किसी नेता से अपेक्षा की जाती है। किसी नेता मतलब को जो मंत्री होता है जो इलेक्शन में खड़ा होगा, उससे अपेक्षा की जा रही है कि वो अपनी नेतृत्व की शैली मतलब लीडरशिप स्टाइल के जरिए अपने अधीनस्थ कर्मचारी, जो उसके नीचे के कर्मचारी हैं मतलब आम जनता है, कि परिपक्वता स्तर के अनुरूप मतलब मेच्योरिटी के साथ उनके पास जाए। और जैसे इलेक्शन में क्या होता है, कई चरणों में इलेक्शन होते हैं, तो नेता जाता है और घर पे ब्लैंकेट कंबल लेके बहुत ही मेच्योरिटी के साथ, परिपक्वता के साथ लोगों से मिलता है, उनको कंबल देता है कि ये लीजिए, हम कितने अच्छे नेता हैं, देखिए आप हमें वोट दीजिएगा। तो वैसे आप याद रखो अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ लीडरशिप, आ लीडरशिप इज सपोज टू मैच हिज लीडरशिप स्टाइल। वो अपनी लीडरशिप स्टाइल के जरिए और मेच्योरिटी लेवल बहुत मेच्योर बन के अपने सबॉर्डिनेट, जो अपने कर्मचारी नीचे काम करते हैं, कौन नीचे हैं उनके? तो नेता के नीचे आती जनता, जनता के पास जाएंगे, उनको जाके कंबल देंगे। तो ये कंबल किसने दिए? हरफे, हरफे मतलब घर से, नेता अपने घर से ब्लैंकेट कंबल लाता है।
तो ये अब कभी नहीं आप भूलोगे इसको, ये डेफिनेशन। भाइयों और बहनों, एक शॉर्ट में लिखा है, लॉन्गर द ड्यूरेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल लार्जर इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसका सीधा सीधा मतलब है कि लार्जर द ड्यूरेशन, जितने लंबे समय तक आप काम करोगे उतने लंबे समय तक आपको पूंजी की जरूरत पड़ेगी, उतनी ज्यादा पूंजी की जरूरत पड़ेगी। आप अगर काम कर रहे हो, 1 महीने तक काम कर रहे हो, तो आपको पूंजी अगर 1 करोड़ रुपए लगती है, तो आप अगर 10 महीने काम करोगे, लार्जर आपने ज्यादा काम किया, तो आपको 10 करोड़ पूंजी लगेगी। तो जितना ज्यादा आप लंबे समय तक काम करोगे उतना ज्यादा पूंजी लगेगी। भैया बात तो सही है। दूसरे में लिखा है, एन इंक्रीज इन एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड लोअर द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कह रहा है कि एवरेज डेट कलेक्शन पीरियड, औसत ऋण वसूली अगर अधिक हुआ है, ऋण वसूल ज्यादा हुआ है, तो कार्यशील पूंजी कम हो जाएगी। भाई वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें कितनी पूंजी लग रही है। अगर आपके पास ज्यादा कैपिटल आ रही है, आपके पास क्योंकि लोन आपको वसूल किया आपने, मतलब कि डेबिटर्स ने पेमेंट की है, तो ज्यादा आपके पास पूंजी आ रही है, तो फिर कह रहा है कि आपके पास वर्किंग कैपिटल कम रहेगी। आपको भैया क्यों आवश्यकता कम हो जाएगी? जब आपके पास ज्यादा पैसा होगा तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, सोचेंगे अपने बिजनेस को और ब्रॉड बढ़ाओ, बड़ा सा कर दो बिजनेस। तो ये तो गलत हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, सेकंड नंबर। इसका थर्ड में लिखा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। जब मुद्रा की वैल्यू थोड़ी सी गिर जाती है उसे बोलते हैं मुद्रास्फीति, और लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, तो मुद्रास्फीति बढ़ने के दौरान कार्यशील पूंजी की आवश्यकता अधिक पड़ती है। ये बिल्कुल सही है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा उसकी वैल्यू घट जाएगी। जब ज्यादा लोगों के पास पैसा होगा, पैसा मानो लोगों के पास है 1,000 करोड़ रुपए पैसा है, और तो वो लोग डिमांड धड़ धड़ के करेंगे, डिमांड इतनी ज्यादा कर देंगे कि लोग, कंपनी को बहुत ज्यादा सामान बनाना पड़ेगा, तो उसका पैसा भी आएगा, पैसा आएगा तो उसकी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी। तो ये आंसर बिल्कुल सही है। फिर आगे लिखा है, नेट वर्किंग कैपिटल ऑफ अ फर्म इज दैट पोर्शन ऑफ इट्स करेंट एसेट्स विच इज फाइनेंस्ड बाय लॉन्ग टर्म फंड। किसी फर्म की जो वर्किंग कैपिटल होती है, वो एसेट का ऐसा हिस्सा होती है जो लॉन्ग टर्म फंड से भी पे की जा सकती है। वर्किंग कैपिटल जो होती है हमारी, वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को काम करने के लिए जो पैसे की जरूरत पड़ती है, कभी कभी उसकी पूर्ति लॉन्ग टर्म फंड से कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि लॉन्ग टर्म फंड से कैसे, कि आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है 10 साल के लिए, लेकिन आपको बिजनेस में जरूरत है अभी पैसे की, तो आपने उसका थोड़ा सा हिस्सा बेच के वर्किंग कैपिटल में लगा दिया, तो ये भी सही बात है। बस काम होना चाहिए, कहीं से भी निकले पैसा। ये आंसर सेकंड इसका गलत था। फिर आगे 109 में लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू प्राइमरी इंडस्ट्री। कौन हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री है? तो देखो यहाँ पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील में कई सारी चीजें मिलाई जाती हैं तब स्टील बनता है, तो ये गलत है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, सीमेंट में भी कई सारी रिएक्शन होने के बाद सीमेंट बनती है, तो ये भी गलत है। ऑयल रिफाइनरिंग इंडस्ट्री, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि कच्चा तेल निकालते हैं, इसका उसको रिफाइन किया जाता है। फोर्थ में लिखा है माइनिंग। तो माइनिंग में क्या होता है, जैसे कोयला निकालना है, तो किसी पहाड़ को खोद दिया, पहाड़ खोदा तो जमीन में सुरंग करी, निकालना चालू किया, खूब सारा कोयला निकल रहा है, तो फिर माइनिंग में, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आएगा कि जमीन का हथौड़ा ले गया, जमीन खोदी निकाल के ले आए, तो वो आता है माइनिंग में। तो इसका प्राइमरी इंडस्ट्री का हो जाएगा 109 का 4। 110 नंबर में लिखा हुआ है, करंट रेशियो है 4.5, लिक्विड रेशियो है 3.1, स्टॉक है 3 लाख रुपए, तो करंट लाइबिलिटी ज्ञात करनी है। पहले तो आप ये याद रखो, करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट्स दिया है 4.5, करंट लाइबिलिटी दी है 1। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या निकलेगा? करंट एसेट्स बराबर में 4.5 करंट लाइबिलिटी हो जाएगा। लिक्विड रेशियो ज्ञात करना है, तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसिड अपॉन में करंट लाइबिलिटी। तो लिक्विड एसिड दिया है 3, करंट लाइबिलिटी दिया है 1। इसे सॉल्व किया तो हो गया लिक्विड एसिड इक्वल टू 3 करंट लाइबिलिटी, ये हुआ। स्टॉक दिया है 3 लाख रुपए का। स्टॉक का फॉर्मूला होता है, स्टॉक इक्वल टू होता है करंट एसिड्स माइनस का लिक्विड एसिड। तो करंट एसिड दी है 4.5 करंट लाइबिलिटी, लिक्विड एसिड क्या दी है 3 करंट लाइबिलिटी दी है, तो ये हो गया 1.5 करंट लाइबिलिटी, और स्टॉक की कीमत दी थी 3 लाख रुपए।
तो करंट लायबिलिटी को जब 3 लाख में आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 2 लाख। हमारी करंट लायबिलिटी 2 लाख आ गई। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा है लिक्विड रेशियो ज्ञात करना है। अगर चालू संपत्ति का मतलब होता है करंट एसेट्स 20,000 है, स्टॉक 3,000 है, पूर्व दत्त व्यय प्रीपेड एक्सपेंस 1,000 है, वर्किंग कैपिटल दी है 16,800। तो पहले तो ये आपको ही पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है। वर्किंग कैपिटल इक्वल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल दी है हमारी 16,800 रुपए की दी है। करंट एसेट्स, चालू संपत्ति करंट एसेट्स होती है, 20,000 दी है। करंट लायबिलिटी दी नहीं है, तो करंट लायबिलिटी इक्वल टू कितना आ जाएगा जब जब 20,000 में 16,800 हो जाएगा, 3,200 बचेगा, तो 3,200 आ गई करंट लायबिलिटी। अब आगे क्या करना है हमको, ज्ञात करना है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो कह दो या क्विक रेशियो, तो लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो ज्ञात करना है, लिक्विड एसेट्स कितनी दी है। लिक्विड एसेट का मतलब होता है तरल संपत्ति। देखो करंट एसेट्स हमारी थी 20,000 रुपए थी, ठीक है, तो 20,000 करंट एसेट्स थी तो करंट एसेट्स लिख दी। इसमें से स्टॉक है 3,000 रुपए, स्टॉक कम लिक्विड होता है तो इसलिए स्टॉक माइनस कर देंगे 3,000। प्रीपेड एक्सपेंस जो पहले से पेमेंट कर दी हो तो इसे माइनस कर देंगे 1,000, अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी निकली हमारी 3,200, तो इसे अब करोगे तो बचेगा 16,000 बटे 3,200। इसका मतलब लिक्विड रेशियो इक्वल टू आ गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट यूजली नॉट अवेलेबल टू अ पार्टनर कंसिक्वेंट टू द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म। कह रहा है कि एक कौन सा अधिकार नहीं होता है जब फर्म पूरी तरीके से टूट जाती है। यहां लिखा है राइट ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म प्रॉपर्टी। फर्म की जो संपत्ति है वो सभी में बराबर बांट दी जाए, जो भी उनका है रेशियो उस हिसाब से बांट देना, तो ये तो सही बात है। आगे लिखा है राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम ऑन प्री मेच्योर वाइंडिंग अप। कोई आपने प्रीमियम दिया था, ठीक है, तो प्रीमियम को जब टूटी है वो साझेदारी, फर्म जब टूटती है तो साझेदारी जब टूटी है तो उस कंडीशन में क्या हुआ, प्रीमियम को वापस दे दिया गया। फिर इसमें लिखा है थर्ड में राइट टू बी कंसल्टेड। तो कंसल्टेड का मतलब होता है बात करना, बात करने का अधिकार। अब इसको रोकते हैं थोड़ी देर। चौथे पॉइंट में लिखा है राइट टू रिस्ट्रेन एनी पार्टनर्स ऑन हिज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द यूज ऑफ फर्म नेम और प्रॉपर्टी। कि किसी भी साझेदार को फर्म की संपत्ति और नाम के उपयोग को रोकने का अधिकार, ये अधिकार होता है। जैसे मानो एक फर्म में 4 पार्टनर हैं, आ, बा, सा और या, 4 पार्टनर हैं। अब 4 पार्टनर साझेदारी पूरी तरीके से टूट गई। अब इसमें क्या हुआ, अब सा कह रहा है कि मैं फर्म के नाम का यूज करूंगा तो बाकी लोग, और फर्म की संपत्ति का यूज करूंगा तो बाकी लोग मना कर सकते हैं कि नहीं करेंगे, तो इसका भी अधिकार होता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट टू बी कंसल्टेड। कंसल्टेड मतलब होता है बात करना। जब फर्म ही टूट गई है, जब साझेदारी बची नहीं है तो बात क्या करोगे, कुछ नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। 113 नंबर में लिखा है एक्सपर्टीज, कॉम्पिटेंस, रोल मॉडलिंग, एबिलिटी टू रिवॉर्ड, कैरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग आर द बेस ऑफ। किसी लीडर में क्या क्या स्किल्स होती हैं। एक्सपर्टी, किसी चीज के बारे में बहुत अच्छे से आना। कॉम्पिटेंस मतलब होता है कि उसमें क्षमता होना कोई चीज पूरी करने की। रोल मॉडल, वो किसी को अपना रोल मॉडल माने और लोग भी उसको रोल मॉडल माने। एबिलिटी टू रिवार्ड, कि कर्मचारी ने अच्छा काम किया है तो उसको रिवॉर्ड देना। कैरिंग एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, लोगों का ध्यान रखना और कोई भी सूचना है उसको सभी लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। ये सारे किसके टाइप हो जाएंगे। तो एक्सपर्ट पावर, एक्सपर्ट का मतलब होता है कोई चीज आपके पास बहुत अच्छी होना, ज्ञान होना किसी विषय के बारे में, तो इससे तो रिलेट कर नहीं रही है। उत्पीड़क शक्ति, कोवर्सिव पावर का मतलब होता है किसी से डरा धमका काम कराना कि आपकी सैलरी कम कर देंगे, आपको नौकरी से निकाल देंगे, तो ये भी नहीं होगा। फिर आगे लिखा है प्रत्यायक शक्ति, परसेसिव पावर। देखो परसेसिव पावर एक ऐसी पावर होती है जो रिवार्ड देती है लोगों को कि अच्छा काम कर रहे हो, लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं, वो हर चीज में एक्सपर्टीज होती है उनमें, किसी भी चीज से वो लड़ जाते हैं, सही कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं परसेसिव पावर। फिर आगे लिखा है रिफरेंट पावर,
तो रिफरेंट पावर का मतलब होता है अपने लक्ष्य को पूरा करना। यहाँ पे बात हो रही है, ये थर्ड ऑप्शन इसका होगा, प्रत्यायक शक्ति, जिसमें क्या करते हैं, किसी जब पुरस्कार दिया जाता है, जो काम कर रहा है, जो वर्कर सही तरीके से काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड देना, उसके केयर करना, ये सब आता है प्रत्यायक शक्ति में, आता है परसेसिव पावर में। इतना पे 114 में लिखा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सेवा नहीं है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में पहला लिखा है प्रोवाइडिंग ऑफ फैसिलिटी इन कनेक्शन विद लॉजिंग, का मतलब होता है निवास से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान होना। ये निवास से संबंधित सुविधाएं इसमें है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में, कि आप कहीं पर रह रहे हो, ऐसा ना हो कभी कि आपको कोई घर से निकाल दे, ठीक है, तो उसके लिए आपका राइट है। फिर आगे लिखा है थर्ड पॉइंट पे प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज इन कनेक्शन विद द परवेइंग ऑफ न्यूज। इसका मतलब होता है कि समाचार के प्रबंधन से संबंधित सुविधाओं का प्रावधान, कि आपको किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। अगर आप पूछते हो किसी कंपनी से किसी प्रोडक्ट के बारे में पूछा तो उसकी वो जानकारी देगा, इसका आपके राइट होता है। फिर आगे लिखा है प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी इन कनेक्शन विद बैंकिंग। बैंकिंग सुविधाओं में भी आपके पास राइट होता है कि कोई धोखाधड़ी करते हैं तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हो। ये तीनों सही है। फिर चौथे में लिखा है, ये सेकंड नंबर में लिखा हुआ है प्रोविजन ऑफ एनी सर्विस अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्पेशल सर्विस। स्पेशल सर्विस का मतलब होता है कि आपने घर में किसी को बुलाया, आपने कहा कि मेरे मेरे मालिश कर दो शरीर में, तो स्पेशल सर्विस आप ले रहे हो। इसके लिए कोई भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में लॉ नहीं था 1986 में। घर में रहने के लिए था, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिले उसका राइट था, बैंकिंग सुविधाओं का था, लेकिन पर्सनल सर्विस का नहीं था राइट। 115 में लिखा हुआ है ए पीरियड ऑफ रैपिड मार्केटिंग एक्सेप्टेंस एंड सबस्टेंशियल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट रिप्रेजेंट विच स्टेट ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कह रहा है अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट। रैपिड मार्केट होता है जब मार्केट बहुत तेजी से चल रही हो, रैपिड तरीके से बढ़ रही हो, बहुत तेजी से बढ़ रही हो। तो मार्केट में क्या होता है, ऐसी मार्केट होती है सबसे पहले प्रॉस्पेरिटी होती है जब टॉप पर हो, फिर रिसेशन आता है, इसके बाद डिप्रेशन माइनस में होता है, फिर रिकवरी। तो रिकवरी या फिर ग्रोथ, बात एक ही होती है। जब बहुत तेजी से मार्केट बढ़ रही हो तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 116 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बताने हैं। टॉप मैनेजमेंट का काम क्या होता है। तो टॉप मैनेजमेंट के पास सारी चीजों के स्किल होनी चाहिए, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल होना चाहिए। मिडिल मैनेजमेंट के पास ह्यूमन स्किल होनी चाहिए ताकि लोगों से बात कर सके। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के पास टेक्निकल स्किल होना चाहिए ताकि वो किसी भी ऑपरेशन को पूरा कर सके। तो ए का हो जाएगा थर्ड, बी का हो जाएगा सेकेंड, और सी का हो जाएगा पहला। तो तीसरा दूसरा पहला कहीं लिखा है, ये लिखा है, ये आंसर हो गया। 117 में लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर इज डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। कौन सी एरर है जो ट्रायल बैलेंस में दिखाई जाती है और ट्रायल बैलेंस का खुलासा करती है। तो दो तरीके की एरर्स होती हैं, एरर ऑफ ओमिशन और एक होती है एरर ऑफ कमीशन। ये दो एरर्स होती हैं जो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करती हैं, एक ओमिशन होगी एक कमीशन होगी। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कंपनसेटिंग एरर, ये तो नहीं है। फिर लिखा है पार्शियल ओमिशन ऑफ एन एंट्री, ये थोड़ी देर देख सकते हैं। फिर लिखा है एरर ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल भी होती है और ओमिशन दोनों होती हैं। तो इसका मतलब है दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं क्योंकि एक लेना है आंसर। तो यहाँ लिखा है पार्शियल ओमिशन ऑफ एन एंट्री। इसका मतलब होता है कि एक प्रविष्टि का आंशिक लोप। आप ये समझो जरा, जैसे यहाँ पे लिखा था राम को 200 रुपए देने थे, आपने नहीं लिखे, ठीक है, कि मतलब 200 रुपए देने थे, आपने 100 रुपए लिख दिए, तो 100 रुपए नहीं लिखे, तो इससे ट्रायल बैलेंस पर फर्क पड़ गया। इसलिए पार्शियल की कोई भी एंट्री आधी लिखी आधी नहीं लिखी, तो इसका ज्यादा आंसर सही हो जाएगा सेकेंड। 118 में लिखा है जॉब कॉस्टिंग इज यूज फॉर। देखो दो तरीके से याद रखो, एक होती है जॉब कॉस्ट, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। जो जॉब कॉस्ट होती है वो 1 साल से कम के लिए होती है, लेस देन 1 ईयर। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट होती है 1 साल से अधिक के लिए। यहाँ लिखा है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग। केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है केमिकल को अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो ये प्रोसेस कॉस्ट हो जाएगी। सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट को भी अलग अलग प्रोसेस से गुजारा जाता है। ब्रिक मेकिंग, तो ब्रिक मेकिंग का मतलब होता है ईंट बनाना। ईंट बनाने के लिए पहले आप खेत से मिट्टी निकालोगे, फिर उसको सांचे में डालोगे, फिर सांचे में डालने के बाद फिर उसको निकालोगे सांचे से, फिर आप धूप में सुखाओगे। इसके बाद फिर उसको आप एक भट्टी में रखोगे, उसमें फिर कोयला डाल के उसको गर्म करोगे। तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है ये, जिसे प्रोसेस होने
तो ये प्रोसेस कॉस्ट का हो जाता है और पर यूनिट कॉस्ट का में भी आ जाता है ईंट, पर यूनिट की एक ईंट बनने में कितना खर्चा हुआ। बाकी शिप बिल्डिंग जो लिखा है जलयान बनाना, ये हमारा आता है जॉब कॉस्ट में, क्योंकि एक साल के अंदर बनाए थे। फिर 119 में लिखा है इन रिलेशन ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम यूजिंग डीबीएमएफ। डीबीएमएफ का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये आईटी का है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है आर द फाउंडेशंस ऑफ एनी एप्लीकेशन एंड एरो द डिजाइनर टू क्रिएट अ सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन, तो सेट ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पूरे प्रोग्राम के बारे में एक लिस्ट तैयार कर देना कि हर एक रूल वगैरह सब दिखा देना, सब कुछ सेट कर देना, तो फिर बोलते हैं मॉड्यूल। 120 में लिखा है कॉल इन एडवांस इज, तो कॉल इन एडवांस का मतलब होता है कि ऐसी कॉल जिसको आपने पहले से पेमेंट कर दिया हो। जब पेमेंट कर दिया तो आपकी वो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी है तो कौन सी लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी है, वन हो जाएगा इसका आंसर। 121 में लिखा है अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ डिलीवरी ट्रक ऑफ फॉर रुपीज 60 लाख रुपए, द कंपनी एस्टिमेट द ट्रक विल ड्राइव इन 1 लाख किलोमीटर, इट्स 10-year यूजफुल लाइफ एस्टिमेट salvage value 12 lakh, truck was drive 15,000 kilometer in 2015, which method result in the highest depreciation expenditure for 2015। क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रक है मानो, ठीक है, तो ट्रक है 60 लाख का है ट्रक, तब 1 लाख किलोमीटर चला हुआ है और इसकी स्क्रैप वैल्यू है 12 लाख रुपए है। फिर कह रहा है 2015 में 15,000 किलोमीटर चला है, हमको बताना है कि इसमें कौन सा मेथड यूज होगा डेप्रिसिएशन का। तो इसमें यूज होगा डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड। आप ये समझो, पहले तो आपको बताना चाहिए डिक्लाइन मेथड क्या होता है और डबल डिक्लाइन क्या होता है। डिक्लाइन रेट जब निकालते हैं, ठीक है, तो डिक्लाइन रेट का मतलब होता है जितना उसकी टोटल हो। जैसे एक ट्रक है, उसकी एक्चुअल लाइफ कितनी है, 10 साल है, और निकालनी कितनी है, हमें 1 साल की जैसे निकालनी हो, तो 1 अपॉन में 10 × 100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 10% है डिक्लाइन रेट। और डबल डिक्लाइन जब बोलता है, हाँ, तो डबल डिक्लाइन में क्या कर देंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 10% बराबर में आ गया 20%। तो हमको ये पता चला कि हम इस पे डेप्रिसिएशन 20% चार्ज करेंगे। हमको ये 10 साल का दिया है, ठीक है, कि 10 साल एक मशीन की एक जुगाड़ एक ट्रक था, उसकी कीमत थी, ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक, उसकी कीमत, उसके जो एज है 10 साल है, वो कीमत है 60 लाख। 10 साल वो चलना है टोटल। तो हम ये मानेंगे कि अभी 1 साल का निकालेंगे, तो 1/10 किया इंटू 100 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि हम 10% डिक्लाइन रेट लगाएंगे। लेकिन डबल डिक्लाइन रेट में क्या होता है कि मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, तो 20% हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। अब हम जब 60 लाख का 20% निकालेंगे, तो 60 लाख का 20% जब निकालोगे तो आएगा 12 लाख रुपए, ठीक है। तो पहली साल 12 लाख रुपए लग गया। तो यही चीज होती है कि जब बहुत ज्यादा हाई रेट से लगता है, उसे बोलते हैं डबल डिक्लाइन मेथड। जैसे कोई भी हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट गाड़ी होती है, स्कूटी हो, उनमें पहली साल जैसे लग रहा है 1 लाख रुपए की है, ठीक है, 20% अगर उस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो पहली साल 20,000 का मुख्य कीमत 80,000 बची। अब 80,000 पे 20% निकालोगे कितना आएगा, 16,000 आएगा। तो पहली साल देखो इसमें लग गया 20,000, फिर लगा 16,000, तो सबसे ज्यादा कब लगा, पहली साल लग गया इतना ज्यादा डेप्रिसिएशन, जबकि पहली साल कम लगना चाहिए था। तो इसे बोलते हैं डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड, कि जब भी बात करे कोई वाहन की, वाहन पे लगता है डबल डिक्लाइन मेथड, इतना याद रखो। 122 में लिखा हुआ है कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल ऑफ देखो कन्वर्जन कॉस्ट कह दो या फिर कन्वर्टेबल कॉस्ट कह दो, तो इसका फॉर्मूला होता है कन्वर्टेबल कॉस्ट बराबर होता है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस में इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट वेजेस हो गई। इनडायरेक्ट का मतलब होता है फैक्ट्री की जो कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट को जैसे फैक्ट्री ओवरहेड आ जाते हैं। इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर बोलते हैं कन्वर्टेबल कॉस्ट, जो कन्वर्ट होती है। कोई कोई कन्वर्ट का मतलब क्या होता है, दो कन्वर्जन कॉस्ट लिखा है, मतलब कि कोई कच्चे माल से जब कोई सामान तैयार किया जाता है, तो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, ये डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट में कई सारी कॉस्ट आती है फैक्ट्री में, इन दोनों को मिलने से जब कोई सामान बन के तैयार होता है, कोई माल बन के तैयार होता है, उसे बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। तो कन्वर्जन कॉस्ट इक्वल टू होती है डायरेक्ट वेज प्लस में फैक्ट्री ओवरहेड।
तो डायरेक्ट वेज की जगह यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख देते तब भी ठीक था, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। नहीं लिखा है तो ये मान लेंगे सेकंड इसका आंसर, क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट वही होती है कि कोई सामान बन के तैयार होने में जो कॉस्ट लगती है कन्वर्ट करना किसी सामान को कच्चे से पक्के में। 123 में लिखा है, ये क्वेश्चन पीजीटी में भी आया था 2021 में, लिखा है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटी इन अकॉर्डिंग स्टेटमेंट इज परस्यूएंट टू। पहली लाइन देखिए लिखा हुआ है द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स, नोट्स जोड़ना, नोट्स बनाना। जहां पे लिखा हो अपेंडिंग नोट्स, नोट्स बनाने की बात कही हो, तो नोट्स हम लोग बनाते हैं डिस्क्लोजर में। डिस्क्लोजर का मतलब होता है प्रकट करना, तो जो डिस्क्लोजर का कन्वेंशन होता है उसमें हम लोग नोट्स जोड़ते हैं, नोट्स बनाते हैं। तो जहां पर भी याद रखो, अकाउंटिंग के किसी भी नियम में अगर आता है, कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, उसमें अगर ये लिखा हो कि नोट्स के बारे में लिखा हो कि नोट्स जोड़ना है या फिर अपेंडिंग नोट्स इस तरीके से लिखा हो, तो उसका आंसर हमेशा डिस्क्लोजर होता है। पीजीटी के 2021 के पेपर में लिखा था कि नोट्स जोड़ने का अधिकार किसमें होता है, तो वो होता है डिस्क्लोजर में। यहाँ पे लिख दिया अपेंडिंग नोट्स, बात तो वही है। 124 में लिखा हुआ है द सेबी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नॉन स्टेचुरी बॉडी इन द ईयर, नॉन स्टेचुरी बॉडी के रूप में 1988 में बनाई गई थी। 1988 में नॉन स्टेचुरी बॉडी थी, वो काम स्टार्ट हुआ था 1992 से हर्षित मेहता के स्कैम के बाद। जिसका आंसर हो जाएगा सेकेंड। 125 में लिखा है अकॉर्डिंग टू द थ्योरी वाई लैब्ड बाय डगलस एमसी मैकग्रेगर विच अजम्पशन इज नॉट करेक्ट। देखो, मैक डगलर ने बताया था एक्स और वाई के बारे में, एक्स बताता है नेगेटिव और वाई बताता है पॉजिटिव। अब जो भी वाई के बारे में पूछ रहा है तो लिखा है कौन सा नहीं है, तो वाई जो पॉजिटिव ना हो वो हमारा हो जाएगा एक्स का, एक्स बताएगा नेगेटिव, वाई बताएगा पॉजिटिव। तो पहले डी देखते हैं। चौथे में लिखा है कर्मचारी कार्य को उतना ही स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं जितना आराम या क्रीड़ा से। मतलब कह रहा है कि कर्मचारी काम को ऐसे देखते हैं जैसे खेल हो, मजे मजे से करते हैं, तो वाई पॉजिटिव है, ये बात पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। फिर आगे लिखा है अभिनव निर्माण करने की अभियोग्यता व्यापक रूप से जन समूह में फैली होती है। अभिनव निर्माण का मतलब होता है एबिलिटी टू मेक इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब होता है नई नई चीजें बनाना, नई नई चीजें बनाना ये सभी में होता है। जब ये खुद ही कह रहा है कि कर्मचारियों में नई नई चीजों बनाने की एबिलिटी होती है, ये भी पॉजिटिव बात है। फिर आगे लिखा है द एवरेज पर्सन कैन लर्न टू एक्सेप्ट एवं सीक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक व्यक्ति सीख सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी को, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगता है कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, तो ये भी पॉजिटिविटी के बारे में बता रहा है। पहले में लिखा है एम्प्लॉय विल सीक फॉर्मल डायरेक्शन वेन एवर पॉसिबल। कह रहा है कि जब भी कर्मचारी होता है वो चाहता है कि औपचारिक रूप से अपनी मांगे पूरी करवाता है कि हाँ मेरी वेतन बढ़ाओ, मुझे छुट्टी दो, मेरे काम के घंटे कम करो। तो ये निगेटिविटी बता रहा है कि कर्मचारी कह रहा है कि जब होता है तब वो कर्मचारी मतलब हड़ताल में बैठ जाता है, कहता है कि हमें हमें साफ दो, हमें पेमेंट ज्यादा ज्यादा दो, हमें छुट्टी दो, हमें खूब सारा काम मत कराओ। तो ये निगेटिविटी बता रहा है कि कर्मचारी एक तरीके से निकम्मा होता है, तो निकम्मा थोड़ा ना होता है। वाई तो पॉजिटिविटी को बताता है, ए बताता है निगेटिविटी को। यहाँ वाई के बारे में पूछ रहा है कि थेरी जो एमसी मैकग्रेगर थे, ये डगलस मैकग्रेगर, इन्होंने एक्स और वाई के बारे में बताया था। एक्स मतलब निगेटिव, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होती है तो वो जब एक्स चली गई तब हुआ तो वो निगेटिव है, वाई का मतलब होता है पॉजिटिव। वैसे याद रखो, यहाँ वाई लिखा है मतलब पॉजिटिव, तीन चीजें पॉजिटिव थी, ये निगेटिव थी, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। 126 में लिखा है एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 3:1। जेड एडमिट ए पार्टनर हु पेज 4,000 रुपए ऑन हिज फेयर ऑफ गुडविल। द न्यू प्रॉफिट रेशियो बताना है। देखो, गुडविल बांटते हैं हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, इतने याद रखो, ये मैंने पढ़ाया है। गुडविल बांटी जाती है सेक्रीफाइस रेशियो में। एक्स और वाई दो पार्टनर है, उनका रेशियो था 3:1 के अनुपात में। जेड एक नया पार्टनर आया है, वो 4,000 रुपए की गुडविल लेके आया है, मतलब वो लाभ हानि में हिस्सा चाहता है। आगे फिर कह रहे हैं कि नया प्रॉफिट रेशियो ये दिया है 2:1 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सा बात है। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता है, ओल्ड माइनस का न्यू होता है। तो हमको ये जब जेड 4,000 रुपया लेके आया है तो सीधी बात इसने कुछ हिस्से के लिए आया होगा, तो हिस्सा क्या है हमको वो पता करना है, तो कितना सेक्रीफाइस किया होगा।
तो पहले हम एक्स का निकालें। एक्स ने कितना सेक्रीफाइस किया है तो हमको ये तो पता नहीं है, तो एक्स का सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड है उसका 3/4, क्योंकि वाई का हो जाएगा 1/4, तो एक्स का हो जाएगा 3/4, क्योंकि 3 और इन दोनों को जोड़ के 4 लिखते हैं। न्यू रेशियो क्या है, ये देखो 2 दिया एक्स का, तो 2/4, 1/4 हुआ एक्स का। अब वाई का निकालते हैं सेक्रीफाइस रेशियो, तो वाई का कितना हो जाएगा 1/4 माइनस का यहाँ पे 1/4, तो ये 0। तो वाई ने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया है, मतलब एक्स ने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया है। तो 4,000 रुपया जो गुडविल दी है वो पूरी किसको मिलेगी, वो पूरी मिलेगी एक्स को। तो एक्स ओनली आंसर हो जाएगा इसका। 127 में लिखा है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी, डेटर्स, अदर करंट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। अधिकतम जो तरलता अनुपात बताना है। हमने अभी तक बताया था करंट रेशियो, क्विक रेशियो। अब ये एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। सारे फॉर्मूले रेशियो एनालिसिस के दे दिए गए हैं। एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो इक्वल टू होता है कैश इन हैंड प्लस कैश एट बैंक प्लस में मार्केटेबल सिक्योरिटी। ये ऐसी चीजें होती हैं जिनको बेच के आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कैश इन हैंड, हाथ में कैश है, बैंक में कैश है, दोनों लिक्विड बहुत ज्यादा है। मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब होता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया आपने, जैसी जरूरत है पैसे की आपने तो तुरंत शेयर बेच दिया। अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो अब आप देखो कैश इन हैंड कितना दिया है, 50,000 दिया है। कैश इन बैंक 50,000 रुपये दिया है। मार्केटेबल सिक्योरिटी दिया है 1.5 लाख रुपया। आगे करंट लायबिलिटी क्या दिया है, तो देखो डेटर दिए हैं 2,50,000 रुपया। अदर करंट करंट एसेट्स मतलब नहीं है आगे। करंट लायबिलिटी 2.5 लाख दी है, 2.5 लाख लिख दो। बस इतने तो करना है, फॉर्मूला याद रखो। 1 लाख ये हुआ, और ये 1.5 लाख, तो 1.5 लाख 1 लाख होता है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख अपॉन में 2.5 लाख आ जाएगा। ये एक आ जाएगा आंसर, 1:1। ये आंसर हो गया। 28 नंबर में दिया है द बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, और इसका कौन सा होगा आंसर। देखो पहले में लिखा है बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम का मतलब होता है बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देना। तो लिखा है कि उत्पादन और विक्रय प्रणाली तक सीमित है, मतलब कि रिस्ट्रिक्ट है सिर्फ प्रोडक्शन और सेल तक। बिल्कुल गलत है। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरे बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। थर्ड में लिखा है रिस्ट्रिक्टेड है फाइनेंस फंक्शन तक, सिर्फ फाइनेंस तक, बिल्कुल गलत लिखा है। सेकेंड में लिखा है नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू एनी पर्टिकुलर फंक्शनल एरिया, मतलब कि जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ये पूरे बिजनेस की जानकारी देता है, ये किसी भी चीज के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, किसी भी चीज में इसमें रोक नहीं होती है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सेकंड सही है इसका। 129 नंबर में लिखा है प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इज नोन एज। तो बच्चों याद रखिए आप कि प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल ओवरहेड जुड़ जाता है तो बनती है मार्जिनल कॉस्ट। वैसे मार्जिनल कॉस्ट को हम लोग कहते हैं कि एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन पे जो भी कॉस्ट होती है उसे मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो वैसे ही प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड इक्वल टू होता है मार्जिनल कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट तो देखो डायरेक्ट कॉस्ट हो जाती है और वेरिएबल वाली इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी, तो इन दोनों का योग होगा और फिर मार्जिनल कॉस्ट कह देंगे। बाकी जो कॉस्ट देखिए इसमें टोटल कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ सेल, प्रोडक्शन कॉस्ट। सबसे पहले आती है देखो प्राइम कॉस्ट, उसमें जुड़ता है फैक्ट्री ओवरहेड, तो बनता है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में जब जुड़ते हैं ऑफिस के ओवरहेड, ओवरहेड का मतलब होता है खर्चे, तो बनती है ऑफिस कॉस्ट। और जब इस ऑफिस कॉस्ट में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जुड़ जाता है तो बनता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और इसे हम लोग बोलते हैं ऑफिस कॉस्ट तक जब जोड़ लिया तो इसको कॉस्ट ऑफ गुड्स भी बोल देते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड। यहाँ पे लिखा था कॉस्ट ऑफ सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा। प्रोडक्शन कॉस्ट ये फैक्ट्री वाली कॉस्ट होती है, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट बोल देते हैं। जो कॉस्ट ऑफ सेल होती है वही टोटल कॉस्ट होती है। यहाँ जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है इसी को हम लोग टोटल कॉस्ट ही बोल देते हैं। और एक होती है टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट होती है। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि प्राइम कॉस्ट में जब हम वेरिएबल ओवरहेड जोड़ते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड की बात नहीं कर रहा है, वेरिएबल ओवरहेड जब जोड़ते हैं तो बनती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। 130 में लिखा है कि विच वन इज ट्रू। पहले में लिखा है पास्ट कॉस्ट आर सिग्निफिकेंट फॉर डिसीजन मेकिंग, जो पास्ट की कॉस्ट होती है उसको देखकर ही डिसीजन लिया जाता है। तो ये बात गलत है, पास्ट फ्यूचर दोनों की कॉस्ट को देख के डिसीजन लिया जाता है। क्योंकि अगर पास्ट की बात करें तो पास्ट में अगर वेजिस 100 रुपए की थी एक पर डे की, लेकिन आज ये जो प्रेजेंट है उसमें तो वेजिस कुछ और होगी, 200 रुपए होगी।
तो क्या पास्ट के डिसीजन को देख के आप ले सकते हो डिसीजन? नहीं ले सकते हो, तो ये गलत हो गया। दूसरे में लिखा है डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन अल्टरनेटिव इन टर्म्ड एज रिलीवेंट कॉस्ट। हिंदी में अगर इस पे पढ़ें तो पढ़ेंगे विकल्पों के बीच लागत में अंतर को संगत लागत बोलते हैं। संगत लागत मतलब कि रिलेवेंट कॉस्ट, ये गलत है। रिलेवेंट कॉस्ट वे होती हैं जो फ्यूचर पर डिपेंड करती हैं, भविष्य पर डिपेंड करती हैं, उन जिनसे हम लोग निर्णय ले सकते हैं, कोई डिसीजन ले सकते हैं, उसे बोलते हैं रिलेवेंट कॉस्ट, जो फ्यूचर से रिलेट करती हैं। तो ये फ्यूचर से रिलेट नहीं कर रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा है अल्टरनेटिव लिखा है, तो ये गलत है। जो फ्यूचर से रिलेट करें, अगर इसे और आसानी से मैं बताऊं तो रिलेवेंट कॉस्ट वो एक्चुअल कॉस्ट होती है जो किसी चीज को खरीदने या फिर कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे आ जाए रिलेवेंट कॉस्ट के लिए कि कोई न्यू प्रोडक्शन सिस्टम पूरा बनाया गया फैक्ट्री में, मशीनें सारी लगाई गई, तो पूरा एक सिस्टम बनाया गया, तो वो एक तरीके से रिलेवेंट कॉस्ट हो गई। पूरा कम्युनिकेशन का नया चैनल बनाया गया, तो ये भी रिलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। आगे लिखा है थर्ड में कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज नेट सेल। तो मैं आपको कॉस्ट शीट बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से देखिएगा। कॉस्ट शीट, कॉस्ट शीट में पहले आता है सेल्स, सेल्स में माइनस होती है वेरिएबल कॉस्ट, तो बचता है कंट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें माइनस होता है फिक्स्ड कॉस्ट, तो आता है प्रॉफिट या फिर नेट इनकम। तो यहाँ पर कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन कॉस्ट को निवल आय के रूप में माना जाता है। कंट्रीब्यूशन कॉस्ट को कहाँ से हम मान लेंगे? ये प्रॉफिट मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक सेल्स में वेरिएबल कॉस्ट माइनस ना हो, या फिर अगर हमको निकालना है प्रॉफिट तो कंट्रीब्यूशन कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये फॉर्मूला ही गलत बता रहा है। कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज आल्सो नोन एज नेट इनकम। भाई कंट्रीब्यूशन मार्जिन मतलब कंट्रीब्यूशन कॉस्ट को हम प्रॉफिट कैसे बोल सकते हैं? बोल नहीं सकते हैं। फिर लिखा है फोर्थ पॉइंट में ऑल फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट द रिलेवेंट कॉस्ट। ये सही है, मैंने बताया था जब जो रिलेवेंट कॉस्ट होती है वो फ्यूचर से रिलेट करती है, लेकिन सारी लागतें रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होती हैं फ्यूचर की, ये बात याद रखिए। कुछ रिलेवेंट कॉस्ट जरूर होती है कि जो फ्यूचर से रिलेट करती है, लेकिन सारी कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट नहीं होती हैं, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर का मतलब 2 साल बाद की बात है, तब कोई नया प्रोडक्शन सिस्टम लगाया ही नहीं गया, ओल्ड से काम चल रहा है, तो कहाँ से वो हो जाएगी? वो तो फिक्स्ड कॉस्ट होगी। इसलिए तो इसका आंसर कौन सा सही है? तो ये फोर्थ नंबर सही है इसका। 131 में लिखा हुआ है बाइंग गुड्स फॉर कैश वुड। अगर हम सामान को खरीद रहे हैं, ठीक है, पैसे देकर, अगर आप कैश दे रहे हो मतलब कैश आपके यहाँ से जा रहा है और आपको गुड्स मिल रहा है, एक चीज बताओ, एक चीज जा रही है एक चीज आ रही है, तो करंट रेशियो पे कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि करंट रेशियो इक्वल टू होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। करंट एसेट्स आपने कैश गया और आया क्या? गुड्स आ गया, तो 100 रुपए गया 100 आ गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तो नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। ये हो जाएगा इसका 131 का 1। 132 में लिखा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और द टाइम्स इंटरेस्ट अर्नड इज यूज टू टेस्ट द ब्याज आवरण अनुपात अथवा अर्जित ब्याज की आवृत्ति का उपयोग निम्नलिखित में से किसके परीक्षण के लिए किया जाता है? तो देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या फिर उसको बोल देंगे इंटरेस्ट अर्नड रेशियो, ये क्या होता है? तो भैया देखो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का हम फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। एक चीज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखा है मतलब वो कवर कर रहा है कितना, वो आपने जो लोन है आपने लिया है उसका वो ब्याज कितना पे कर सकता है, उसकी कैपेसिटी के बारे में बताता है। तो इसे देखो कैपेसिटी यहाँ लिखा है, कवरेज मतलब कैपेसिटी, तो फर्म डेट सर्विंग कैपेसिटी को बताता है कि फर्म कितना कितना डेट पे कर सकती है, उसकी कैपेसिटी को बताता है कि जो अगर लोन 100 करोड़ का लिया है तो उस पर जो भी ब्याज लग रहा है 10-12% का ब्याज, तो क्या उस ब्याज को देने के लिए फर्म कैपेबल है? उसे बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले की जो अर्निंग है अपॉन में जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, जो ब्याज है इसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो ये कैपेसिटी बताता है, कवरेज लिखा है, कवरेज मतलब कवर करना, तो कैपेसिटी बताएगा। 133 में लिखा हुआ है अकाउंटिंग पीरियड पोस्ट्यूलेट, लेखांकन अवधि की मानता है। तो देखो अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि एक निश्चित समय में, जैसे अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है पहले तो आपको ये बताना चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च, यही होता है अकाउंटिंग पीरियड की अगर बात करें तो अकाउंटिंग पीरियड की मान्यता के बारे में बता रहा है कौन सा सही है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है, इतना जो आपको समझ में आ गया।
तो अब आगे देखते हैं, और ऑप्शन दिए थे। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब ही सिर्फ यही होता है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, जो भी एक अकाउंट बना रहा है, उसे वो एक निश्चित टाइम पर, जो उसका टाइम होता है कि जिस टाइम बनाना है उसी टाइम ही बनाना हो। तो अब चौथा आंसर इसका सही है, जिसमें लिखा हुआ है, देखो कि सजेस्ट द कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक टाइम इंटरवल। सिस्टमैटिक, एक सिस्टम से जो टाइम आ रहा है उसी से बनाना है, चाहे आपकी ऑपरेटिंग साइकिल की एंट्री कंप्लीट हुई हो चाहे ना हुई हो। ये ज्यादा सही है। थर्ड में लिखा है रिफर टू द लिमिटेड लाइफ ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर से कोई मतलब ही नहीं, इसे छोड़ दो। फिर लिखा है आगे रिफर टू द फैक्ट दैट एडजस्टिंग एंट्रीज मस्ट बी मेड बिफोर फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। इसका मतलब है कि वित्तीय विवरण आप जब तैयार कर रहे हो उससे पहले आपको एडजस्टमेंट एंट्री करनी पड़ेगी। ये भी गलत है, क्योंकि जो मेन काम होता है, भाई पूछ रहा है इसमें कि अकाउंटिंग पीरियड का काम क्या होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट का बस एक ही काम होता है भाई, कि फाइनेंशियल ईयर जो चलता है, एक सिस्टमेटिक टाइम उसका होता है कि इतने टाइम में आपको बनाना है अकाउंटिंग पीरियड, तो उसी टाइम में करता है, फिर चाहे आपका ऑपरेटिंग साइकिल पूरा हो चाहे ना हो। जैसे यहाँ लिखा है सजेस्ट किया गया है कि कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द पीरियोडिक बेसिस व्हेन ऑल ऑपरेटिंग साइकिल आर कंप्लीट। भाई ऑपरेटिंग साइकिल चाहे कंप्लीट हो चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, कंपनी को बनाना है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। तो इसका ये चौथा आंसर सही है। एक टर्म था इसमें ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, देखो ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जैसे कंपनी के मालिक के पास 100 रुपए हैं, उसने उस 100 रुपए से रॉ मटेरियल खरीदा, फिर उससे सामान बनाया, प्रोडक्शन किया, फिर उस सामान को बेच दिया, बेचा 200 रुपए में। अब सपोज डेट 100 रुपए का तो नगद बिच गया और 100 रुपए का उधार बिचा। तो जो 100 रुपए का उधार बिचा है वो देनदार से वापस ले गया, डेटर से। जब वो ले लेगा तो वो वापस उसके पास कैश कंपनी में आ जाएगा। तो इस पूरी पीरियड को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। तो अब आप बताओ, जो क्वेश्चन था कि अकाउंटिंग पीरियड इज रिलेटेड टू, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है वित्तीय वर्ष। अकाउंटिंग पीरियड जो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है। भैया आपने उधार माल बेचा है तो जरूरी नहीं कि आपको उसी साल मिल जाए, हो सकता है अगली साल ही मिले, ठीक है। तो इससे मतलब क्या होगा, क्या वो ये इंतजार करेगी कंपनी कि जब हमारा उधारी का पूरा पैसा मिल जाएगा तो हम बैलेंस शीट बनाएंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। इसलिए मैंने बोला था कि ऑपरेटिंग साइकिल जो ये है लिखा है यहाँ पर, प्रचालात्मक चक्र, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा था एडजस्टमेंट से भी मतलब नहीं है कि एडजस्टमेंट जब पैसा आएगा तब एडजस्टमेंट लिखोगे। इसीलिए कि ऑपरेटिंग साइकिल होए चाहे ना हो, चाहे पैसा जो डेटर वाला है वो ना मिला हो, हमको बनाना है बैलेंस शीट, टाइम पर बनानी होती है। इसलिए अकाउंटिंग पीरियड में ये लिखा था कि सजेस्ट द कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमेटिक टाइम। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। 134 में लिखा है अर्निंग पर शेयर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला। भाई अर्निंग पर शेयर क्या होता है, कोई बता सकता है? एक शेयर पे कितना आप कमा रहे हो उसे बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग पर शेयर कैसे निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर निकालते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि देखो जो हमारा प्रॉफिट है उसमें टैक्स माइनस हो गया, फिर जो बचता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने मार्केट में है। मानो एक कंपनी के पास 1 करोड़ शेयर है, 1 करोड़ शेयर है, उसे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका अर्निंग पर शेयर आ जाएगा 5। वैसे ये निकलता है प्रॉफिट, आप पीएटी का मतलब होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन नंबर ऑफ शेयर। आउटस्टैंडिंग छोड़ दो। अब आपको समझ में आ गया होगा। 135 में लिखा है कि विच वन इज ट्रू। इनमें आपको ये बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। ऑप्शन इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आइडेंटिफाई विद स्पेशलाइज्ड ग्रुप मेक्स चेंज डिफिकल्ट। लिखा है कि अगर एक कोई फंक्शनल स्ट्रक्चर है, एक कोई कंपनी है, फिर सिंपल सी बात करें, एक कंपनी है, उसका अगर पूरा ग्रुप चेंज कर दो, उसमें अगर 100 लोग काम करते हैं, अलग अलग विभाग के हैं, कि अकाउंट डिपार्टमेंट के हैं 10 लोग, ठीक है, 10 लोग हैं मैनेजमेंट के, 20 लोग हैं प्रोडक्शन पे। अब इन सबको चेंज कर दो, मैनेजमेंट वाले को अकाउंट में रख दो, अकाउंट वाले को प्रोडक्शन में रख दो, कुछ नए लोगों को हायर कर लो, कुछ को नौकरी से निकाल दो। तो अब आप ये बताओ, आपको अब अगर काम करवाना है तो बड़ी दिक्कत नहीं होगी? तो वही यहाँ पे लिखा है कि इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन विद स्पेशलाइज्ड ग्रुप मेक चेंज इज डिफिकल्ट।
कि कर्मचारी संरचना में विशेषज्ञता प्राप्त समूहों के साथ कर्मचारियों की पहचान करना के कारण परिवर्तन दुष्कर हो जाता है। कि आपको ये पता करना हो कि किस एम्प्लॉय में क्या विशेषता है ग्रुप में। जब आप सब कुछ चेंज कर दोगे हर एक को, तब कैसे पहचान पाओगे क्या विशेषता है क्या नहीं है। फिर आगे लिखा है, संगठन की संरचना में उत्पाद में विभक्त होने के फलस्वरूप द्रुत प्रत्युत्तर के निमित्त कार्यों के मध्य समन्वय कमी आती है। ये तो गलत है, बाकी इसके सारे गलत हैं। आपको बस इतना ही ये समझना था, पहला इसका सही है।